आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए। कॉलेज का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। कुशाभाऊ ठाकरे में आपने राजनीति की, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे भाजपा शासनकाल में बनाया गया और मैं चुनाव हार गया था 5 वोटों से। क्वेश्चन है आपकी रंगदारी को लेके। कट्टरता तो चाहे किसी भी कौम की हो, वो नुकसानदायक है। हनी बग्गा, रायपुर की छात्र राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे रायपुर का हर छात्र जानता है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। क्या है कहानी, क्या क्या थे पड़ाव और क्यों है नाम इतना चर्चा में? आइए इस पर सीधा बात करते हैं हनी बग्गा जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, मेरे राजनीति की शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2011 में जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर पहुँचा और फर्स्ट ईयर में कॉलेज में मैंने सचिव पद के चुनाव लड़ा। चुनाव लड़कर मैं निर्वाचित हुआ। फिर मैंने अगले वर्ष कॉलेज का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। वहाँ से मेरा राजनीतिक करियर शुरुआत हुआ और 2014 में छात्र संघ चुनाव छत्तीसगढ़ राज्य में चालू हुए थे। हम लोगों ने कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ के वहाँ से मेहनत करके संगठन ने मुझे विधानसभा की जिम्मेदारी दी। विधानसभा की जिम्मेदारी करते करते मुझे प्रदेश पदाधिकारी बनाया, प्रदेश सचिव के पद पर आया। प्रदेश सचिव का दायित्व मिलने के बाद मैंने लगातार छात्र राजनीति करते करते, छात्रों के मुद्दों को उठाते मुझे, मेरे काम को देखते हुए संगठन के नेताओं ने मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया। राष्ट्रीय संयोजक के साथ साथ आज वो दिन आया कि मुझे राष्ट्रीय सचिव का दायित्व मिला है, जिसके लिए मैं हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी और हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी, भिलाई के विधायक आदरणीय देवेंद्र यादव जी, रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा जी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे अंदर काबिलियत देखकर मुझे ये दायित्व दिलवाया। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पद का मुझे दायित्व मिला है और लगातार हम संगठन के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे, छात्रों को मुद्दे को लड़ते रहेंगे। आपके जीवन से ही मेरा एक सवाल है। आपने कुशाभाऊ ठाकरे में पढ़ाई की, कुशाभाऊ ठाकरे में आपने राजनीति की, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे भाजपा शासनकाल में बनाया गया। भाजपा का उधर डायरेक्ट इंटरफेयर देखने को मिलता है, संघ का भी देखने को मिलता है। वहाँ पास राजनीति करना कितना कठिन था, क्या क्या चुनौतियाँ थी? और एक बात थी आप में कि आपने विश्वविद्यालय में चुनाव प्रभारी का जो वो पद होता है उसमें एनएसयूआई के प्रत्याशियों को जीत दिलवाई थी। क्या थी पूरी कहानी और कितनी चुनौती थी? देखिए, जब 2014 में छात्र संघ चुनाव चालू हुए थे तो 2014 में मैं खुद चुनाव लड़ा था और मेरे लिए पहला वर्ष था और मैं चुनाव हार गया था 5 वोटों से। दूसरे वर्ष चुनाव हुआ तो मैंने अपने एक साथी को चुनाव लड़वाया, हम 1 वोट से चुनाव हारे। आप जानते होंगे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। चाहे आप कुलपति की बात कर लें, चाहे आप वहाँ कुल सचिव की बात कर लें और चतुर्वर्ग के कर्मचारी तक की बात कर लेंगे, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। लेकिन मुझे ये ज़रूर जानकारी थी और मुझे अपने आप पे भरोसा था कि अगर मैं छात्रों के मुद्दों को उठाऊंगा और छात्रों के लिए सेवा करूंगा, छात्रों के लिए मैं लड़ूंगा, तो निश्चित तौर पर हमको जीत मिलेगी। और वही हुआ। मैंने प्रत्येक छात्र का मैंने मदद की, एक छात्रों की मदद करके उनको रिस्पांस दिया वैसा। और एक समय ऐसा आया कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का परचम लहराया, वो भी सभी पदों पर, और एबीवीपी के करारी हार झेलनी पड़ी। अगला क्वेश्चन भी मेरा कुशाभाऊ ठाकरे से है। क्वेश्चन है आपकी रंगदारी को लेके। एक मामला, मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक मामला मेरे सामने आया था, सर फोड़ने का मामला, जिसके बाद वहाँ के कुलपति तक बदल गए थे। क्या था मामला? देखिए, सर फोड़ने का मामला ऐसा था कि वहाँ पर एबीवीपी के प्रोफेसर आशुतोष मंडावी जी हैं, एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो लगातार विश्वविद्यालय में बैठकर राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देते रहते थे। मेरा लगातार विरोध वही था कि विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक राजनीति करेंगे तो छात्र कैसे अपनी बातों को आवाज़ को उठा पाएंगे। तो उस दिन बैठक ले रहे थे, बैठक लेते लेते हम लोग वहाँ पर पहुँच के एबीवीपी के लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी करके मारपीट हुई और ज़रा सी चोट आई थी। उसमें कोई सिर फोड़ने का मामला ऐसा था नहीं। और उसके बाद सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद आप देख सकते हैं कि कुलपति और कुलसचिव का डायरेक्ट इंटरफेयर होता था पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में।
सरकार बदलने के बाद कुलपति और कुल सचिव का अनियमितता के तौर पर तबादला हुआ। अभी तक हमने बात की इनसे इनके राजनीतिक करियर के बारे में। अब इन्हें राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है छत्तीसगढ़ से NSUI का। अब बात करते हैं आपकी आगे की रणनीतियों पे। रायपुर से विकास उपाध्याय जी को प्रत्याशी बनाया गया है सांसद का। युवा हैं, युवाओं को जोड़ना है, NSUI भी युवाओं को जोड़ रही है, छात्रों को जोड़ रही है। क्या रणनीति है और क्या क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं और जिसमें कि 5 न्याय की बात की गई है। उसमें हम युवा और छात्र आते हैं। युवा न्याय एक राहुल जी ने न्याय निकाला है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जिसमें नौकरी दिया जाएगा, जिसमें लोगों को अपना पैसे दिए जाएंगे। ऐसे जो मुद्दे हैं उनको लगातार हम युवाओं के साथ, छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करके डायरेक्ट राहुल गांधी जी की जो योजनाएं हैं उसके जोड़कर हम छात्रों को बोलेंगे कि कांग्रेस के साथ वोट दीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने, जब से इनकी सरकार बनी है तो इन लोगों ने नौकरियां नहीं निकाली, जिसमें कि आप देख सकते हैं युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे अन्य राज्यों की बात कर लीजिए, पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है। छात्र मेहनत करता है, संघर्ष करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाने के बाद छात्र हताश हो जाता है। तो ऐसे सारे मुद्दों को हम लेकर छात्रों के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में लोगों के बीच में। वो सारे मुद्दों को लेकर हम युवाओं के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर विकास उपाध्याय जी को, युवाओं का साथ, छात्रों का साथ मिल रहा है और निश्चित तौर पर विकास उपाध्याय जी जीतेंगे रायपुर से। आप बोल रहे हैं निश्चित रूप पे विकास उपाध्याय जीतेंगे, ठीक है। आपने पूजा की है, आपने माथे में तिलक लगाया है, और ये तिलक और जय श्री राम की विचारधारा से जय सिया राम वाले कैसे लड़ेंगे? क्योंकि एक चीज़ देखने को मिलती है, कई ऐसे NSUI के साथी हैं, आपने भी देखे होंगे, जो बजरंग दल में चले जाते हैं। तो ये जो विचारधारा है कट्टरता की, और जिस पे कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होते हैं, इस विचारधारा पे कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, आपको भी इतना समझ होगा कि कट्टरता तो चाहे किसी भी कौम की हो वो नुकसानदायक है। ये तो हर एक आदमी को पता है, कट्टरता किसी भी कौम की हो वो नुकसानदायक हो। मैं एक सिख समाज से आता हूँ, मैं भी अगर आज कट्टर बनूंगा तो कहीं ना कहीं समाज में गंदगी फैलेगी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ तो राम जी का ननिहाल है, यहाँ पर तो जय श्री राम और जय श्री राम की बात ही नहीं आती है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक एक व्यक्ति के अंदर में राम है। और विकास उपाध्याय जी की बात करते हैं तो विकास उपाध्याय जी घर से अपने निकलते हैं तो पहले मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर से निकलते हैं। मुझे इतना बड़ा दायित्व मिला, मैं राष्ट्रीय सचिव बनकर छत्तीसगढ़ में पहली बार आया तो मैंने VIP रोड के राम मंदिर में पहले जाके दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मैं अपने घर आया और आज सुबेरे हमारे बिरगांव में बंजारी माता का मंदिर है, मैंने वहाँ पर भी दर्शन किया। रुकूंगा, आपने राम मंदिर की बात की, आपको याद है राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? कहाँ? रायपुर में। जब राम मंदिर बना था VIP रोड का, तो उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? मेरे को जहाँ तक जानकारी शायद प्रवीण तोगड़िया जी आए थे। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को उठा रहा हूँ क्योंकि बात विचारधारा की हो रही है। आप बेरोजगारी की विचारधारा को लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास की बात वो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं चुनाव प्रभावित तब हो जाते हैं जब जय श्री राम इस तरह की बातें होने लगती हैं। और उन्होंने उस मंदिर का उद्घाटन किया था, वो इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उनके साथ प्रवीण तोगड़िया जी भी आए थे, सारे लोग आए थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जय श्री राम बोल के आज लोगों को भी पता है कि जय श्री राम बोल के ना लोगों को किसी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर ली, जब युवा बेरोजगारी की बात करता है तो वो युवाओं को हिंदू मुसलमान की तरफ भड़का देते हैं। जब युवा अपनी नौकरी की बात करता है या शिक्षा की बात करता है तो किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ आ चुका है, अब तो राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, लोगों को समझ आ चुका है कि बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को नहीं मिल पा, जो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं लगातार, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, रेल का हाल देख लीजिए, मालगाड़ी चल रही है, पैसेंजर ट्रेन्स नहीं आ पा रही है, ट्रेन 6-6 घंटे 8-8 घंटे लेट चल रही है, ट्रेनें निरस्त हो जा रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की भी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो लोगों को किसी तरीके से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए, 2014 से पहले सिलेंडर के दाम 400, 450, 500 रुपये में होते थे,
इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, इन लोगों ने सिलेंडर नहीं दिया। उसके बाद बिजली बिल योजना को इन लोग बंद करना चाह रहे हैं। राजीव गांधी न्याय योजना, जो युवा कल्याण योजना जो थी, राजीव गांधी न्याय योजना, वो ये बंद करना चाह रहे हैं। तो लगातार ये लोगों के साथ छल करना चाह रहे हैं। ये अगर इनकी विचारधारा ठीक होती, इनकी सोच अच्छी होती, तो कांग्रेस के किए हुए काम को ये बंद नहीं करते और उसी के आधार पर हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। जीत की बातें आप लगातार कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न ही नहीं, लोगों के आरोप हैं। आपको पता होगा जब से कोरोना काल लगा है उसके बाद से अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। लोगों के आरोप ये हैं कि एनएसयूआई और कांग्रेस को डर था, और जो कि देखने को भी मिला है कि भाजपा की सरकार अब आई है, तो डर था, इस कारण छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम ही लोग वैसे लोग थे जिन लोगों ने छात्र संघ चुनाव करवाया था। छात्र संघ चुनाव हम लोगों ने चालू करवाया था और भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा था छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। जैसी हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार बनते साथ ही आपको पता है कि कोरोना आ गया। कोरोना के बाद 2 साल उसमें बर्बाद हो गए। उसके बाद लोकसभा आ गया, लोकसभा के बाद नगरीय निकाय चुनाव आ गया, उसके बाद कोरोना आ गया। तो ये सारे चीज़ों में आपको भी पता है, कोरोना का भयावह दौर था। लोग एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाह रहे थे, बाप बेटे के साथ रहना नहीं चाह रहा था। ऐसे दौर में चुनाव नहीं कराया जा सकता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। अब हम तो कहते हैं ये चुनाव कराएं। विश्वविद्यालयों में ये जीत जाते हैं, कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा यूनिट्स में एनएसयूआई जीत कर आती है। ये कैसे संभव हो सकता है, मुझे ये बताइए। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस में एनएसयूआई की टीम है और एनएसयूआई जीत के आती है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मेरा एक प्रश्न फिर मन में मेरे आ रहा है। ये हार के लिए पहले से स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है? जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, और अभी आपका जो आरोप था विश्वविद्यालय में कैसे जीत जाते हैं, कॉलेज में क्यों नहीं जीत पाते, ये पहले से स्क्रिप्ट तैयार होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी हद तक जा सकती है। इनका सिर्फ एक एजेंडा ये है कि सिर्फ ये राज करना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देख लीजिए आप। जो कंपनी बीफ सप्लाई करती थी उससे ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा ले लिए, पाकिस्तानी कंपनी के थ्रू ये पैसा ले लिए, पुलवामा अटैक होने के बाद पैसा ले लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो राज करना चाहती है, चाहे किसी तौर पर। आप देख लीजिए, हमारी सरकारें बनती हैं, पैसे के माध्यम से सरकारों को खरीद फरोख्त करके हमारी सरकारें गिराई जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को डर है। तो उसके तरीके से ये जिस भी जहाँ तक ये जाना चाहते हैं, ये लोग चले जाएंगे और कांग्रेस को डैमेज करने का काम करते हैं। चलिए, अब मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। अब आप जब छात्रों के बीच जाएंगे तो अपनी विचारधारा में छात्रों को जोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है, क्या करने वाले? देखिए, सबको पता है 1984 में अगर राम मंदिर का दरवाज़ा खुला था तो वो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। कांग्रेस पार्टी के लोग जितना कांग्रेस पार्टी के लोग राम जी को मानते हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि इतना भारतीय जनता पार्टी के लोग राम जी को मानते होंगे। और लगातार हम लोगों के बीच में तरह तरीके के सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। राम जी की जयंती होती तो उसमें काम करते हैं और लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में हम लोग संलिप्त रहते हैं और हमारे साथ तभी लोग जुड़ते हैं। कल एयरपोर्ट में जब मैं पहली बार आया तो इतने सारे लोग मेरा स्वागत करने और हमारे साथियों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो ऐसा किसी भारतीय जनता पार्टी का राम जी के ऊपर स्टैंप नहीं लग गया है कि राम जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। राम भगवान हम सब में है, मेरे में भी राम है, आपके में भी राम है। तो ये राम जी तो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा श्री राम है। हम उनके साथ साथ हम मुद्दों पे बात करके हम निश्चित तौर पर युवाओं के बीच में जाएंगे और छात्रों के बीच में जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा, जिनका कहना है कि हम मुद्दों की बातें लेकर जाएंगे युवाओं के पास, और इनका ये भी कहना है कि राम पे किसी एक पार्टी का स्टैंप लगा नहीं है, राम सबके हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंगेल के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वर्मा टाइम्स रायपुर।